हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। कैसे आप सब? फ्रेंड्स, आज हम इस पॉडकास्ट में नव एपिसोड पॉडकास्ट में आपके साथ लेकर आए हैं काउंसलिंग। इन सभी लर्नर्स साथ हम काउंसलिंग करेंगे। हो सकता है कुछ इश्यूज आपके भी हों, सिमिलर इश्यूज, जो कि यहाँ इन लर्नर्स की हेल्प से आपका भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप भी इसमें पार्ट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक है, आप उसको फिल कर सकते हैं। एंड इस एपिसोड के लिए आप स्पॉटिफाई पे इसको जरूर से फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, सो दैट नेक्स्ट टाइम पहली बार अगर सबसे पहले आप देखना चाहते हो तो यू कैन वॉच। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारे साथ है संचिता। हेलो संचिता। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। सो उसके बाद आनंद साहू एंड देन साक्षी। हेलो आप सब। नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो मैम, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी। फ्रेंड्स, मेन कंसर्न जो इन सब का देखने को मिला है वो ये है कि ये लोग रिसर्च पेपर्स लिखना चाहते हैं, आगे पीएचडी करना चाहते हैं और आगे नेक्स्ट जेआरएफ के लिए पूछना चाहते हैं कि अब इसके बाद आगे क्या होगा, है ना। तो उन्हीं सब कंसर्न को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जब मान लीजिए अभी मैं संचिता से बात कर रही हूँ तो आप दोनों थोड़ा म्यूट कर लीजिए, सो दैट वॉइस का इशू ना आए, है ना। हाँ जी। फिर आप सब के पास आएंगे तो आप भी ऑन कर लीजिएगा। हाय संचिता, कैसे हो? हाय मैम, मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बिल्कुल, आई एम ऑल्सो गुड। आपका मेन कंसर्न क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में? मैम, मेरा कंसर्न ये है कि मुझे प्रोसेस पता है। मैंने इतने सारे आपके वीडियोस देखे हैं, आपने जो इतने वेब एपिसोड्स किए हैं वो भी सारे देखे हैं। मुझे समझ आया है कि ये करना है, बट मेरा इशू ये है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, इनिशिएशन पॉइंट क्या हो। क्योंकि मेरा मेन इशू है, पर्सनल इशू है कि मैंने इग्नू से अपना मास्टर्स किया है। तो जैसे बोलते हैं कि आप स्टार्ट करो, आपके एक्सपर्ट्स दिखा देंगे आपको जो सही रास्ता है, आपका जो सीनियर्स है, आपके जो गाइड है वो आपको हेल्प कर देंगे। बट इग्नू में ये प्रॉब्लम होता है डिस्टेंस मोड में कि आपका कांटेक्ट नहीं रहता है हमेशा। आपके सीनियर्स क्या है आपको हमेशा पता भी नहीं होता कि कौन है पिछले वाले ईयर्स में, या फिर आपके जो प्रोफेसर्स है वो भी हमेशा इतने वेलकमिंग नहीं होते कि हमेशा अवेलेबल हो, क्योंकि आप जा नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते हो। तो दैट इज माई पॉइंट कि हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें। और ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि आप स्टार्ट करो, कोई भी एक टॉपिक से स्टार्ट करो, फिर हमें हम खो जाते हैं कि फिर कहाँ जाए हम। और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, थोड़ा टेंशन। पहले आपके अंदर भी तो कुछ होगा ना कि हाँ मुझे ये वाले टॉपिक से शुरू करना है ना। हाँ हाँ, कुछ तो होगा। टॉपिक मैं सिलेक्ट कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पर फिर भी होता है कि कहीं जाके हम अटक जाते हैं, कहीं जाके हम भटक जाते हैं। और होता है कि बहुत ज्यादा जब खुद से हम रिसर्च करने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर वो एक्सपर्ट गाइडेंस जो होती है, जो एक सीनियर गाइडेंस होती है, वो हमें कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है। तो दैट इज माई आप इशू। उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि रिसर्च जो कोई कर रहा है वो अभी तो एकदम से प्रोफिशिएंट नहीं है ना। जब हम आगे आगे जाएंगे मैम। तो ऑटोमेटिकली हमारे में प्रोफिशिएंसी आएगी। आप रिसर्च पेपर के लिए बेसिकली यहाँ पे पूछ रहे हो पहले तो हाँ मैम। आप अपना जो टॉपिक चूज किया है उस पर लिटरेचर रिव्यू करो, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पहले रीड करो, ठीक है। तो उसके बाद जो क्लैरिटी मिलेगी, अगेन मैं हर बार यही बोलती हूँ, उसके बाद जो क्लैरिटी मिलेगी उसके ऊपर काम करना शुरू करो। एमएस वर्ड की फाइल खोलो अपने गूगल ड्राइव में, ठीक है। तो उसके अंदर आप अभी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिख रहे हो, आपको ऐसा भी तो लग सकता है कि ये इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, आप पहले उनको ही कॉपी करके लिख लो और उसके साथ उनका रेफरेंस भी साथ में लिखना। एक पैराग्राफ कहीं से कॉपी किया, आपको पसंद आया है, उसका रेफरेंस उसके साथ लिखो कि ताकि लास्ट में रेफरेंस बनाने में इजी हो, ठीक है, हर एक पैराग्राफ के बाद। और फिर जब आपको लगे कि मेरे पास मटेरियल अच्छा खासा हो गया है, अब इसके ऊपर क्या मैं अभी इस वक्त प्राइमरी डाटा भी लगा सकती हूँ। तो प्राइमरी डाटा जब समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन अब इस तरीके से भरवा लेती हूँ, उनके भी मेथोडोलॉजी लिखी होगी कि उन्होंने भी क्वेश्चन भरवाए थे या क्या किया था, तो डिस्क्रिप्टिव में आप स्टार्टिंग में ऐसे ही करोगे। फिर वो क्वेश्चन नॉर्मल लेवल का आप भरवाओ लोगों से। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ऑनलाइन सर्च करोगे ना, आर स्क्वायर का टूल है, आर का टूल है। आप क्या स्पेशल प्लस क्लास में हो या नहीं? प्लस में मैं आपको, कोई बात नहीं, प्लस में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास में सिखा रही थी कि आर क्या होता है, आर स्क्वायर क्या होता है। तो वो चीज एक्चुअली आप सर्च करोगे, अभी आपको भी बता देती हूँ, ऑनलाइन सर्च करोगे ना आर स्क्वायर ऑनलाइन कैलकुलेटर, आर स्क्वायर कैलकुलेटर या आर कैलकुलेटर, तो आर कैलकुलेटर में अपना डाटा डालना सारा जितना भी निकल के आएगा, ठीक है।
तो वो डाटा डालोगे, उस पर एक बटन दबाओगे, कैलकुलेटर खुद ही कैलकुलेट करके दे देगा। फिर वो यस, आर का मतलब है कोरिलेशन, कि क्या आपने जो वेरिएबल चूज किए थे उसके अंदर कोरिलेशन है कि नहीं। अगर है इट मीन्स दोनों साथ साथ जाते हैं, अगर नहीं है तो दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं, नेगेटिवली है तो उल्टे जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टूल है, आप अभी थोड़ा समझ में आया होगा आपको। इस तरीके से आप अपने जो क्वेश्चन आर भरवाओगे उसका प्राइमरी डाटा हो गया, जो पुरानी रिसर्चेस देखी उनसे आपने डाटा लिया, उनको अपने डाटा के साथ कंबाइन कर दिया, अब पूरे को अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन आपने उनका यूज किया था तो इसलिए उसको कहीं जाने मत दो, उसको उनके रेफरेंस साथ में लिखो। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू। अभी आपके पास दोबारा आते हैं। सो हाँ जी मैम। सो साक्षी, आर यू रेडी? यस मैम। हाँ जी, तो अभी संचिता म्यूट पे आ जाएंगे और आप आ जाओ यहाँ पे। साक्षी, अभी आपका कंसर्न क्या है? मैम मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम तो ऐसे कि मतलब मैं एग्जाम में अभी जैसे मैंने अटेम्प्ट जो दिया, मतलब मैं ऐसे प्रिपेयर होके गई थी कि ठीक है इस बार जेआरएफ मैं लेकर ही आऊंगी, बट अभी जैसे मैंने आंसर की इवेल्युएट की तो उससे तो मुझे स्कोर से नहीं लग रहा कि जेआरएफ हो पाएगा, बट फिर भी लेट्स होप फॉर गुड, जो ऐसा भी कुछ होता है। तो मतलब मैं कंसेप्ट भी समझ जाती हूँ और उसके बाद जब एमसीक्यू सामने आते तो कंसेप्ट ही रिकॉल नहीं होता अच्छा, कि मुझे वहां पर क्या। आपने सुबह इसके लिए जो वीडियो बनाया वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, मैंने सुबह जो देखा अपना इवेल्युएट करने के बाद। अब अगर मैं फिर ये 6 मंथ जेआरएफ को देती हूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा फिर मैं रिसर्च पेपर कब लिखना स्टार्ट करूं, और जब तक नेट नहीं निकलता पीएचडी भी टाइम करनी की, है और घर पीएचडी भी करनी है। हाँ, लगता है कि यार टाइम बहुत कम है टाइम कम है। घर वालों की तरफ से इसलिए टाइम कम है, इतने में तुम्हें दे टाइम। हैव हाँ, अब इसमें चाहे पीएचडी एनरोल कर लो, उसके बाद में चाहे आगे प्रोसेस चलता रहे, तो फिर इतना सब कुछ बर्डन हो गया कि कब कहाँ स्टार्ट करना है, रिसर्च पेपर कब लिखना स्टार्ट करूँ, जेआरएफ को कब टाइम तो दूं। अभी ना आप एक तो टेंस रहना छोड़ दो, ठीक है, मैं आपको देख पा रही हूँ। आप एक बार फ्रीली बैठो मजे में, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, ठीक है। दिस इज ठीक व्हाट है। यू डू। हाँ, और अब ठीक है। जब भी आपके माइंड में टेंशन आ रही है ना, तो उस टेंशन को ऐसा गोल गोल बना के डस्टबिन में फेंको। ठीक है, एक वर्चुअली उसको साइड में करो। तो अब आपके पास टाइम का इशू है, तो टाइम को मैनेज करने के लिए फ्रेंड आपके पास कितना टाइम है? आप, हाँ, आप प्लस क्लास में भी हो, आपको उधर 4 यस मैम। बजे, रात को 10 बजे वाली क्लास में 1 घंटा और 5 घंटे तो मेरे साथ हो गए। यस मैम। आधा आधा घंटा कम से कम निकालो। आपने अभी पहले भी मेरे साथ तैयारी की है तो थोड़ा जल्दी कैच कर रहे होगे अभी, बल्कि आपको जो टॉपिक है पहले इतनी जल्दी समझ नहीं आए होंगे, हो सकता है अभी हाँ। जल्दी, ज्यादा जल्दी समझ में आ रहे होंगे, है ना, तो वहां पे आपको कैच कर लोगे। अब क्वेश्चन को कैसे इवेल्युएट करना है वो आपको मेरी मॉर्निंग वाली वीडियो से समझ में आ गया है ना। तो टाइम का मैनेजमेंट जो यस मैम। एटलीस्ट 1 आवर शिद्दत से दो, ठीक है। के लिए रिसर्च पेपर लिखने के लिए या फिर आप पीएचडी की प्रिपरेशन अगर करना चाह रहे हो तो उसके अंदर इतना अलग नहीं होता, वो तो नेट की जेआरएफ की प्रिपरेशन के जैसा ही है सेम, बल्कि वहां से नेट से आसान पेपर आता है। हाँ जी, तो मैं अभी रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर दूं इसके साथ साथ कि बिल्कुल ये करो 6 भाई, मंथ बिल्कुल कोई भी फिर। रुको मत। वाई, मेरे को बच्चे कहते हैं मैम हमारे ना स्कूल कह रही हूँ, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे हैं अभी मत लिखो क्योंकि आपका 2 जगह दिमाग नहीं चलेगा। फिर मेरे पास हाँ, मुझे ऐसा ही बोला। वही बच्चे मेरे पास, आप तो अभी न्यू आए हो ना, आपको नहीं लगता यस कि मैम। मैं 8 साल से पढ़ा रही हूँ तो 5 साल पहले वाले बच्चे भी आए होंगे वापिस उठ के भी। तो उन लोगों ने अगर उनकी बात मानी तो उस वजह से आज वो कुछ बच्चे कहीं ना कहीं रो भी रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं मैम हमारा इतना टाइम निकल गया, अब इसके लिए दोबारा टाइम देना पड़ता है तो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपने खुद भी बोला मेरे पास 3 इयर्स है, यस मैम। 3 साल में मुझे सब कुछ करना है। तो 3 साल में सब कुछ करना है तो थोड़ा टाइम डिवोट करो, आप लिख सकते हो यार। मैं तुम्हें कहूँ एक बारी ध्यान से लिखने की कोशिश करोगे ना तो 1 हफ्ते 15 डेज से लेकर 1 मंथ के मीन्स अंदर मैंने ना आप टॉपिक भी सोच रखा है, मतलब कि क्या टॉपिक पे लिखना है, बस अब है कि वो प्रोसेस बस स्टार्ट करना है लिखने का। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार का अटेम्प्ट देके मैं पेपर लिखना स्टार्ट ठीक कर है, दूंगी। करो 1 घंटा कम से कम रोज का दो और वो टिक के बैठ के दो, ठीक है। रिसर्च पेपर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये वाला टॉपिक अच्छा नहीं है, ये वाला टॉपिक बुरा है, क्योंकि ये जस्ट इनिशियल रिसर्च है, ये पीएचडी थोड़ी है यार। पीएचडी में बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, पीएचडी में एक टॉपिक अगले 3 साल चलेगा, इसलिए पीएचडी में यू हैव टू केटर। बट हेयर इफ यू हैव 3 to 4 टॉपिक, यहाँ पे 3 से 4 टॉपिक 5 टॉपिक है, कोई बात नहीं, एक पे पहले काम करो, हो जाएगा, दूसरे पे करना, तीसरे पे करना, बहुत सारी चॉइसेस हैं, यू हैव मेनी चॉइसेस,
ठीक है। सो जस्ट ओके मैम। मैंने अभी जैसे संचिता को बताया ऐसे ही आप भी इस पॉइंट्स को नोट करना। और अपने आपने तो वो क्लासेस भी देखी है बल्कि स्टैट्स की, है ना, जिसमें मैंने यस मैम। पर है क्या होता है, डिटर्मिनेशन बताता है, एक्सप्लेन बताता है, नोट है ना, तो उनको अप्लाई करना। हाँ जी आनंद जी। सो अब आपकी तरफ आते हैं। सो आपका मेन इश्यू क्या यस है? मैम। मैम मैं एग्जाम भी देता हूँ, जैसे मैंने इस बार कई जगह सीयू सेट का, डीयू का, मोतिहारी का, कई जगह का मैंने पीएचडी के लिए एग्जाम दिया। मैंने क्वालिफाई भी कर लिया, अधिकतर जगह मतलब सारे ही जगह लगभग मैंने क्वालिफाई भी कर लिया। लेकिन मुझे इंटरव्यू का हेजिटेशन है थोड़ा सा, इंटरव्यू से मैं फेस करने में डर लगता है मुझे। अब मैं इसको थोड़ा और बताती हूँ। मैंने इन्होंने एक्चुअली किया क्या है, इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी इन्होंने फॉर्म भरा था, उसमें लिखा पूरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी अच्छा स्कोर किया, जनरल कैटेगरी में 19, ओबीसी में 6, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और झारखंड यूनिवर्सिटी में भी अच्छा स्कोर किया एंट्रेंस में। और ये सर जी इंटरव्यू देने नहीं जाते हैं, ऐसा हुआ है? इंटरव्यू यस मैम, ऐसा क्यों भाई? मतलब नहीं गया मैम। तैयारी कर ली है, वहां जा ही नहीं रहा है, मैम तो सिलेक्शन कैसे होगा भाई? डीयू का है मैम, आप फिर से डीयू के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ तैयारी कर रहे हो तुम, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फिर घर बैठ जाना, जाने ही मत इंटरव्यू देने, तो तुम्हें घर से बुलाएंगे, आजा बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है ना। अभी देखो, अभी आप इतना फ्रीली यहाँ पे एक तरीके से बैठे हो, बहुत देर से मैं देख रही हूँ आप सबको। सो ऐसे ही तो जाना है, वो हुआ है पकड़ के मारेंगे वो इंटरव्यू वाले, क्या करेंगे वो तुम्हारे साथ बताओ। जैसे मैं अभी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपने मेरे मैम से पहले से ही वैसे तो आंसर करना है ना। हाँ जैसे मैम हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, यूपी से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, तो पहले से यूनिवर्सिटी ने टैग लगा रखा है कि हमें इंग्लिश में प्रपोजल चाहिए, इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होगा। तो इन सब चीजों को लेके मैम थोड़ा सा डर रहता है पहले से। पहले बताओ कौन सा लेकिन ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि है? मैम कर नहीं पाएंगे, अगर जाए तो जरूर कर लेंगे। हाँ कौन सा है पेपर, सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा एजुकेशन है मैम। एजुकेशन है, तो वहां पे सामने इंटरव्यूअर आपने फेस ही नहीं किया, आपको पता कैसे चलेगा वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है पहले? आपको लगता है कि वो पहले बस मैम इंग्लिश में अभी ही यही बात तो नहीं पता, अगर फेस किए रहते तो पता रहता है, लेकिन हाँ तो अब जाओ वही फेस करो। और जैसे सामने वाला इंटरव्यूअर बोलता है ना, कुछ इंग्लिश में बोलता है आपके सब्जेक्ट के बारे में, तो ऐसे ही आप थोड़ा सा ट्राई करो बोलने की, जहां अटक जाओ वहां पे फिर नॉर्मल लैंग्वेज पे आके फिर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलो साथ साथ। आप अंदर से डर निकाल के उससे बात करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अभी भी मैं देख रही हूँ मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा शर्मा रही हूँ। स्टे फ्रीली, आराम से, अभी तुम्हारी काउंसलिंग इसीलिए हो रही है तुम्हारे अंदर का डर निकालने के लिए। आराम से बैठो सारे, जैसे मैंने अभी साक्षी ठीक बैठी है, पहले वो एकदम ऐसे बैठी हुई थी। तो अब ऐसे का काम नहीं है ना, आप बड़े हो, मैच्योर हो, बल्कि आपने दूसरों को पढ़ाना है ना, तो बिल्कुल बिंदास होकर बैठो सारे के सारे। ऐसे ही इंटरव्यूअर के सामने अगर आप जो सबसे पहले जैसे एंट्री मारी थी वैसे ही बैठोगे ना ऐसे करके, तो वही समझ आएगा यार इसमें दम नहीं है, छोड़ो परे। ऐसे 3-4 क्वेश्चन फालतू के पूछेगा और तुम्हें लगेगा मैम हमसे इंटरव्यूअर ने इजी क्वेश्चन पूछे थे, हमने जवाब भी दे दिए थे, फिर सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं ना वो, ठीक है। सो हर चीज देखनी है। अभी ये स्टिल हो गया है कि सुनाई दे रहा है, आ रहा है? हाँ जी दे रहा है मैम। दे रहा यस है, मैम, यस। ठीक है। सो बेसिकली आपको जब इंटरव्यू देने जाना है तब आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज भी बेटर बनानी है, बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे सब दिखता है, ये जो ये वाला फोरहेड होता है ना हमारा, यहाँ पे सब दिखता है। जब आप ऐसे होगे ना, देखना ऐसे, मैं क्या ही शक्ल बनाऊं, यहाँ पे आईब्रो अलग तरीके के होंगे, ठीक है। और जब हम फ्री होंगे तो हमारे आईब्रोज और ये वाला हेड पोर्शन अलग तरीके का होगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि साक्षी के फेस में थोड़ी थोड़ी स्माइल आ रही है ना, तो ये क्या चीज है, ये नॉर्मल बैठी है वो। पहले जब वो बैठी थी जबरदस्ती बंद किया हुआ था मुंह, तो ये जॉ लाइन भी बताते हैं। मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, मैं किसी कमियां नहीं निकाल रही, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको नोटिस किया जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो जो जॉ लाइन है वो ऐसी अकड़ी सी होती है, तो भी पता चलता है ये अपने अंदर दांत मीच के बैठा है। दांत मीच के बैठने का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग यही होता यस है मैम।
कि हम अंदर से शिवर कर रहे हैं, अंदर से ऐसा लग रहा है, इसलिए हम ऐसे दांत मिच के अपनी घबराहट को रोक रहे हैं। तो यही वो साइन है जो सामने वाला पहचान जाता है कि इसने आगे टीचर बनना है, इसने आगे पीएचडी करनी है, तो ये अभी घबरा रहा है तो आगे जाके क्या करेगा, है ना? तो ये वाली चीजें किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसको पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट बोलते हैं। एनीवन कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी, कोशिश करेंगे यस मैम आप मैम। सुधारने की। हाँ बोलो। ये जो आपने अभी कहा ना कि कॉन्फिडेंस लेवल एंड ये ऑल मीन्स यही हम मतलब सामने जाने से पहले ही इतना घबरा जाते हैं कि वहां जाके वो फेस ही नहीं हो पाता बिल्कुल भी। और मीन्स आते हुए भी अभी मेरे साथ एग्जाम में भी ऐसे हुआ था कि इवन क्वेश्चंस आते थे ना, वो भी मतलब वहां पे इतना स्ट्रेस, इतना डर था, जबकि वहां पे तो सामने कोई भी नहीं था, फिर भी वो क्वेश्चंस गलत हुए। आप भी कह रहे हो कुछ संजीता? मैम मेरा एग्जाम तो ठीक गया था इस बार, सही आया और आई होप कि जीआरएफ निकल जाए मेरा। बट मुझे वो रिसर्च पेपर का बहुत ज़्यादा टेंशन है और मुझे ये भी टेंशन है कि मैं कैसे वो पावर पॉइंट बनाऊँ और प्रेजेंटेशन बनाऊँ। और जब लाइक अभी तो ऑनलाइन भी हो सकता है और इसके बाद और भी जब एग्जाम्स आए, मैंने अभी तक सिर्फ यूजीसी नेट ही दिया है, मेरा अभी मास्टर्स का भी रिजल्ट आना बाकी है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा सारा काम एक साथ करना है, तो मुझे वो टाइम मैनेजमेंट वाला बहुत इशू है जो अभी साक्षी जी ने भी पूछा आपसे, तो वो मेरा एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ तो भाई आप अल्टरनेटिव डे करके या फिर डेली करके एक एक घंटा अपना डिसाइड करो। 1 घंटा मैं रिसर्च पेपर को दूंगी या दूंगा और 1 घंटा आप अपने पीएचडी की प्रिपरेशन के लिए दोगे। अब मिरर के सामने खड़े होके आप बात करके देख सकते हो कि किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा तो कैसे मैं बोलूंगा, ठीक है? और एक बारी ऐसे सोच के कि मतलब ऐसे बना के कि जरूर मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, जैसे अभी मैं भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो ऐसे सोच के भी आप देख सकते हो कि उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैं कैसे आंसर करूंगा। तो इस टाइप की थोड़ी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अकेले में विदाउट मिरर भी कर सकते हो, नहीं तो तुम कहोगे वो मूवीज में आया था ना, मेरे सामने मिरर लेकर आओ तभी मैं डांस करूंगा तो वो वाला हाल हो जाएगा। अकेले में बिना किसी मिरर के भी नॉर्मली भी ट्राई करो कि अगर मेरे से किसी ने कुछ पूछा तो मैं फ्रीली कैसे बैठूंगा और कैसे हम उनको आंसर करेंगे, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। और रही बात टाइम की, तो टाइम आपको पता है प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर एक पर्सन तक के पास उतना ही टाइम होता है, मेरे पास भी उतना ही टाइम है। काफी कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है। सुबह भी आपकी क्लास भी लेती हूँ, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो फिर घर का भी काम होता है, वो भी करना पड़ता है, ठीक है? अब हर एक चीज, और फिर आपकी क्लास के लिए लेसन बनाना पड़ता है, बिना लेसन बनाई नहीं होती। फिर क्लास लेती हूँ, सुबह से लेकर रात तक बनानी पड़ती है, ठीक है? अगर मैं भी यही बोलती रहूंगी कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो कैसे मैनेज होगा? कहीं ना कहीं किसी एक चीज पे हो सकता है एक दिन मैं कॉम्प्रोमाइज करूँ, फिर वो चीज मैं नेक्स्ट डे पे डाल दूं। तो इस टाइप से हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी जहाँ पे आप वो चेकलिस्ट, सॉरी मैम, कोई जहाँ आपने बात बताई थी एक चेकलिस्ट की, जो आप एवरीडे चेकलिस्ट बनाते हो और वहाँ पे आप लिख देते हो कि आज मुझे ये करना है और एट द एंड ऑफ द डे आप उसको टिक भी करते हो। तो मैंने वो चीज बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट की है अपने लाइफ में एग्जाम से पहले और वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है अपने लाइक वही एग्जाम के टाइम पे पूरा टाइम मैनेज करने के लिए कि पूरा क्या करना है। हाँ हाँ, तो उसको भी आप जरूर प्रिपेयर करो, एक चेकलिस्ट बनाओ कि हाँ मुझे ये सब काम करने ही करने हैं, ठीक है? तो मैम उसको मैनेज करने की पूरी कोशिश किया करो। दूसरी बात, अब टाइम कैसे लेकर आए? सुबह सुबह उठते हैं ना, जिस टाइम पे उठते हैं आपको पता है, घर वालों को पता है कि इतने बजे ये पर्सन उठता है, आप उससे थोड़ी देर पहले कभी ट्राई करो कि उठने की, ठीक है? हाफ एन आवर पहले अपने लिए निकाल सकते हो कि एक बारी फ्रेश माइंड से उठे हैं तो हम इस बार इस पर्टिकुलर चीज पे अगर सर्च करनी है कहीं, तो वो वाली टॉपिक की सर्च कर लिया आपने, या कोई रीड करना है, या अपना कोई काम पिछली बार किया था, जैसे रिसर्च पेपर लिख रहे थे तो उसमें कोई एडिटिंग का वर्क है तो वो सुबह सुबह उठ के कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब आप सुबह हाफ एन आवर निकाल सकते हो। रात को सोते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। आपको लग रहा है आपकी नींद खराब हो रही है, ज्यादा नींद आती है ये सब, तो भाई अगर आप अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, मिनिमम अराउंड आप सबके लिए 6 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है? सो अगर 6 घंटे की नींद लेकर बाकी टाइम अगर आप इन सब टॉपिक्स पे डालेंगे तो आगे जाके बल्कि आप फिर फ्रीली रह सकते हैं। लाइक आपको पता चल गया आपके पेपर रिसर्च पेपर पब्लिश है, आप पीएचडी में एनरोल हो, आपका नेट जेआरएफ हो गया है, तो आगे अपने आप रास्ते ओपन होते रहेंगे। फिर आपके पास इंटरव्यू का चांस आएगा, लेकिन इंटरव्यू में फिर ये भाग जाएंगे वही इंटरव्यू दे के आना है। जब नो तुम मैम। फेस करोगे ना,
तो अपने आप पता चल जाएगा कि अगला पर्सन किस तरीके से बात कर रहा था। एक बार या तुमने 3 चांस गवा दिए, एक चांस लिया होता, या कोई बात नहीं, वो गए तो गए, एक चांस अब नेक्स्ट टाइम लोगे, अपना बंदास देना, हो सकता है इस बार हो जाए क्योंकि आपने काउंसलिंग ली है ना, क्या पता हो जाए इस बार, ठीक है, आपको समझ में आया कि मैं बिंदास होकर यस बैठना मैम। है, जैसा वो पर्सन बोलेगा प्रैक्टिस करो ना धीरे धीरे, कि थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ कि नहीं, एटलीस्ट अपना जो टॉपिक है, रिसर्च प्रपोजल है, उसको अपने आप को तो सुना सकते हो ना, कि क्या मैं इसके बारे में ये बता सकता हूँ, ये टॉपिक है किस चीज का, ठीक है, तो ये अपने आप को सुनाओ, अपने आप देखो, मैं बताती हूँ क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं वहां पे, तुम्हारा टॉपिक क्या है उससे रिलेटेड पूछेंगे, तुमने ये टॉपिक पूछा ही लिया ही क्यों, वाई, ठीक है, फिर पूछेंगे आप कितना सैंपल लोगे, बताओ कितना सैंपल लोगे, जल्दी बताओ। जैसे मैम मैंने एमएड का डिजर्टेशन किया था अपना, तो उसमें मैंने 100 लोगों का सैंपल लिया था। हायर एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर पर मैंने अपना किया था रिसर्च अभी, तो 100 लोगों का ले लिया था। स्टूडेंट फीडबैक को लेकर। यस मैम, तो ऑनलाइन ही किया था, गूगल फॉर्म बना के डाटा कलेक्शन किया था। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइम आपका क्या लगता है कि कितना सैंपल आप ले सकते हो पीएचडी के लिए? वो तो टॉपिक पे डिसाइड करता है कि तो फिर कैसा टॉपिक टॉपिक है, क्या डिसाइड किए उसके ऊपर। तो भाई एक काम करो, पहले तो टॉपिक डिसाइड करके उसके ऊपर सिनॉप्सिस बना लो। पीएचडी के इंटरव्यू में वो तो यही पूछेंगे, आपका जो मेन टॉपिक है ना उसी के आगे पीछे सारा कुछ पूछेंगे, उसके सिनॉप्सिस बना के रख लो। ये मत सोचो जब यस। इंटरव्यू होगा ना मैं तब तैयार कर लूंगा, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तब इतनी जल्दी कौन तैयार करेगा भाई। अपने टॉपिक को पहले डिसाइड करो, उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करो, मतलब लिटरेचर रिव्यू का मतलब बहुत सारे लिटरेचर को पढ़ो, उसके बेसिस पे सोचो कि मैं कितना डाटा लूंगा, क्या कहीं जाके लेने की जरूरत पड़ेगी या मैं ऑनलाइन भी ले सकता हूँ, किसी का इंटरव्यू कर सकता हूँ। अगर आप इस पे ये सोच रहे हो कि किसी का इंटरव्यू किया जा सकता है, फिर हम आपको पकड़ लेंगे, बताओ ये इंटरव्यू लोगे कैसे, अगर सामने वाले ने मना किया तो कैसे फेस करोगे, इस चीज का जवाब ढूंढो। डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, डाटा आप कैसे लोगे, प्राइमरी लोगे सेकेंडरी लोगे, थोड़ा बहुत प्राइमरी का टच रखना ही पड़ता है ना, आपने तो डिसर्टेशन करी है भाई, तो आपको एक्सपीरियंस यस। का। यस, अब उसके अंदर मेथोडोलॉजी कौन सी चूज करोगे, अब आपके पास मेथोडोलॉजी कौन सी है, आप आर स्क्वायर टेस्ट कर सकते हो, पी टेस्ट कर सकते हो, ओनली एवरेज से काम यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि पीएचडी है, ठीक है, पी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, पी वैल्यू कंसिस्टेंसी बताती है ना किसी भी चीज की, कि कितना कंसिस्टेंट है आपके रिसर्च के ऊपर, क्या बाहर का एक्सटर्नल वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है कि आपके खुद के वेरिएबल जो आपने लिए वही इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो टूल्स आप यूज कर सकते हो मेथोडोलॉजी में। और बेसिकली अगर आपने रिसर्च प्रपोजल में जो भी चीजें लिखी है उसमें से कोई भी एक सेंटेंस को पकड़ के वो पूछ सकते हैं कि ये आपने लिखा है, इसके पीछे क्या रीजन है, या ये क्या कहता है, ये वाला सेंटेंस आपको क्या कहता है, ये चीज वो पूछ सकते हैं। किसी राइटर का नाम लिखा है, नीचे आपने रेफरेंस लिखे होंगे, या वो रिसर्च का टॉपिक एक्चुअली सबसे पहले किसने कंसर्न किया था, इस चीज के बारे में भी बताना चाहिए। आपने बोला आपका टॉपिक हायर एजुकेशन से रिलेटेड था, तो हायर एजुकेशन पे करंट नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर टॉपिक करंट टॉपिक से रिलेटेड है देन उसकी जनरल यस अवेयरनेस मैम। भी वो पूछ सकते हैं। अगर टॉपिक एक वो नॉर्मल सा चलता आता है ना उससे रिलेटेड होता है तो जरूरी नहीं है, फिर वो ये पूछते हैं कि बताओ उस पर्सन ने इसके ऊपर काम किया था तो उनके कैसे थॉट्स रहे, जैसे फिलोसफी में पूछते हैं ना, हमारे इंडियन लॉजिक तो डाल ही दिए इन्होंने, इंडियन लॉजिक में भी पूछते हैं कि बताओ इसके कैसे थॉट्स है, वो क्या कह रहा है, आपको क्या साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपको अपने आप को डिफेंड ही करना है, अपने आप को बताना है मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरे अलावा कोई और बेस्ट है नहीं, तो अपने आप को ही डिफेंड करना है आपने। और इसके लिए आप एक तो शक्ल में 12 नहीं बजे होने चाहिए, फेस बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, और हाथ पैर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, बिंदास होकर वहां पे एंटर करना है और आराम से बैठना है, ये भी नहीं कि बिंदास बोला तो जाके ठड़ा आधी तो चीजें फेंक दी तुमने जाकर, ऐसा भी होता है गलती से बिंदास के चक्कर में चीजें गिर गई वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कह सकते हो कि अभी हम तो ग्रोइंग स्टेज पे है, बल्कि इस पे और काम करेंगे, सीख जाएंगे, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। सो ये सब चीजें कई बार वो कहते हैं कि क्या आप बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में चेंज करना चाहोगे, ठीक है,
सो आप कह सकते हो कि अगर देयर इज रिक्वायरमेंट, अगर मेंटर्स कहेंगे तो आई कैन, ऐसे भी मेरे लर्नर्स के साथ इंटरव्यू में हो चुका है, बताते रहते हैं जैसे कि कैसे कैसे इंटरव्यू हुए थे, तो तब भी उनको सिलेक्ट कर लिया गया इस बात पे भी कि क्योंकि आप तो ग्रोइंग स्टेज पे हो ना, आपको नहीं पता कि कौन से टॉपिक में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो उनको पता है कि ये वाला टॉपिक सही नहीं है, इसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, क्या आप रेडी हो इसके लिए? तो आप वहाँ पे रिजिड मत रहो, नहीं मेरा टॉपिक तो ये, मेरा तो मन कर रहा था यही वाला टॉपिक करने का, मैं चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि दे नो बेटर, तो वो मेंटर है, आपको हेल्प तो कर ही देंगे सिनॉप्सिस वगैरह और अच्छा बनाने के लिए, देन आप उनके साथ भी जा सकते हैं। अभी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कोई भी, देन यू कैन आस्क। हाँ जी, पूछो। मैम मतलब हम जैसे अभी इसके लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें मतलब कितनी देर हम रिसर्च पेपर की उसको मतलब स्टडी रिव्यू करने के लिए और सब कुछ मतलब लिटरेचर रिव्यू करने के लिए टाइम वगैरह दें, और कितनी देर हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन को दें, मतलब नॉर्मल कितना कितना टाइम ऐसे डिवाइड करना चाहिए देखो मैं फॉर। आपको कहूँ कि नवंबर का टाइम है जैसे, तो आप ये फिक्स कर लो 2 या 3 दिन आप रेगुलरली 3-3 घंटे भी अगर आप रिसर्च पेपर को देना चाहते हो तो इसके रिव्यू कर लो, 3 दिन लग के रिव्यू कर लो रिसर्च पेपर्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर जितने हो सकते हैं उतने पढ़ लो लोगों के। फिर आप सारा डाटा मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि उसका पैराग्राफ उठाया, कॉपी करके रख लिया, उसको आपने सेम तो यूज करना नहीं है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, पर उसको फिर आगे पीछे लगाना पड़ेगा, किसी का कोई डाटा अच्छा लग रहा है, किसी का कोई अच्छा लग रहा है, और उसके साथ साथ उसका रेफरेंस बना लिया। एक आपको एक मेन मास्टर रिसर्च पेपर बनाना है जिस जो सच्ची में दूसरों को दिखाने के लिए, उसकी फिर कॉपी करके उसमें एडिटिंग करके आप काम करोगे, मास्टर को चेंज मत करना। और एक आपने रफ बनाना है, तो जो रफ बनाओगे उसके अंदर सब कुछ डालते रहो, सारा मटेरियल डालते रहो, कभी ना कभी कोई ना कोई मटेरियल आपको हेल्प कर जाता है जो आपको रेलेवेंट लगता है वो वाला, फिर उसको रीअरेंज ओके करो, मैम। अच्छे से सीक्वेंस में लगाओ, और अपने वाले रिसर्च पेपर के अंदर उसको अपनी लैंग्वेज में करके और अपना प्राइमरी डाटा क्वेश्चनर वगैरह भरवा के उसको ऊपर कोई टूल्स लगा के फिर भी काम कर सकते हो। आजकल गूगल फॉर्म में इतना अच्छा कंसेप्ट है कि कोई कौन सा वाला आंसर दे रहा है वो अपने आप ही पाई चार्ट बना देता है, उसके बार्स बना देता है, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो कि किसका किस जगह पे ज्यादा मेन कौन किस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा जा रहा है, ठीक है, कोई भी रिसर्च हो सकती है आप लोगों की, तो उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ जी, तो आप करो, ओके स्टार्टिंग मैम। लेवल पे जो रिसर्च आप करोगे डिस्क्रिप्टिव ही होगी, तो उसमें कोई बड़े या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी, फिर उसके बाद ओके मैम। ये टूल समझ में आएंगे, फिर वो और लगाओगे। हाँ जी, संचिता कुछ कह रहे थे आप? जी मैम, रिसर्च पेपर का सबसे बड़ा टास्क होता है लिखने के बाद तो उसको पब्लिश करवाना, तो उसके लिए प्लीज थोड़ा टिप्स दीजिए कि पब्लिकेशन में कितना टाइम लग सकता है और उसके क्या एफर्ट्स हो सकते हैं मेरे अगर तरफ आपने से। एक बार ही रिसर्च पेपर एक लिख लिया तो उसको उसको पब्लिश करने के लिए यूजीसी केयर लिस्ट में जाओगे और ह्यूमैनिटीज या किसी और पर्टिकुलर जो भी रिलेटेड होता है, डायरेक्टली तो मिलेंगे नहीं आपको, है ना, तो उस रिलेटेड में जाके बहुत सारे जर्नल्स के नाम आएंगे, उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, बस एक कहती हूँ कि उनके आईएसबीएन और नाम, वेबसाइट लिंक वगैरह एक बार रीचेक कर लेना। ये लोग चीटिंग करने के लिए 2-2 3-3 वेबसाइट बना लेते हैं, तो कुछ वो ऑथेंटिक हो कि नहीं। हाँ, अनऑथेंटिकेटेड नहीं होनी चाहिए। ओके। उसमें फिर उनकी गाइडलाइंस होगी, सामने लिखी होती है, उनका इम्पैक्ट फैक्टर लिखा होता है, आपको लगेगा कि इनका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा वाला अच्छा होता है, ठीक है। सो ओके। उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको कई बार ईमेल करने होते हैं या फिर वहीं पे अपलोड करना होता है अपना डाटा, वो कर देते हैं, फिर आपको ईमेल पे रिप्लाई आता है, वो टाइम लगता है, 1 महीने से 2 महीने भी लग जाते हैं, तो इतनी देर वेले बैठने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे रिसर्च पेपर भी धीरे धीरे काम करना शुरू कर दो। आप अगर उनकी कोई क्लैरिफिकेशन के लिए आएगी कि इसमें ये चीज अच्छी नहीं थी, फिर उसको फिर अपडेट करके किसी और में दे दो दोबारा से, या उन्हीं को दे दो दोबारा से, अगर अप्रूव होता है तो फिर ऐसे करके आपके इतनी देर में 2 रिसर्च पेपर रेडी हो जाएंगे, फिर उसको भी पब्लिश करवा लेना, ऐसे आप काम कर सकते हो। हाँ जी, आनंद जी कुछ पूछना है आपने? डर निकला कुछ कि नहीं? निकला मैम, इस बार हम जाते हैं, देते हैं इंटरव्यू, फिर ट्राई करते हैं, अगर नेट भी हो जाता है तो और। हाँ, आवाज नहीं आ रही, कुछ पूछना बोले चाहते हैं मैम इस बार जाते हैं, इंटरव्यू दे के आते हैं। नहीं मैम, थैंक यू। मैम मैम मुझे और एक क्वेश्चन पूछना था कि हेलो। हाँ हाँ बोलो।
हाँ मैम, और एक क्वेश्चन पूछना था कि लाइक किस टाइप का टॉपिक हम चूज करें अपना रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए, कि कहीं वो लाइक डिस्क्रिप्टिव ज्यादा अच्छा होगा या फिर लाइक किस टाइप के टॉपिक सबसे ज्यादा वो प्रेफर करते हैं इंटरव्यू तो पैनल? सोशली ज्यादा रेलेवेंट हो, जिसका ज्यादातर वास्ट ऑडियंस पे इम्पैक्ट हो, वो वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं। और वैसे भी अगर ऐसा लोगे तो इन केस वैसे जेआरएफ मिला तो जेआरएफ का स्टाइपेंड, इन केस जेआरएफ का स्टाइपेंड नहीं भी मिल पाता है तो आपके पास अदर स्कॉलरशिप के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे आईसीएसएसआर हो गए और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड होता है। जैसे रूसा की किसी किसी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में दूसरे दूसरे यू नो क्या कहते हैं, पीछे से कमिटीज होती हैं जो कि हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं, कि अगर आप इस रेलेवेंट टॉपिक से या सोशल वेलफेयर वाले किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप रिसर्च करते हो तो उसके लिए आपको फेलोशिप वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आपको कहीं फेलोशिप लेने में हेल्प होती है जल्दी। तो अपने टॉपिक को इस तरीके से बनाओ कि वास्ट लोगों को उससे बेनिफिट हो। ठीक है जी। हाँ जी। ओके। पीएचडी वगैरह के रिसर्च प्रपोजल में भी, जिससे सोशल वेलफेयर ज्यादा हो। हाँ जी, अभी आप कुछ पूछना चाहते हो और कोई? मैम अगर इस बार नेट हो जाता है तो हम मतलब कॉलेजेस में पीएचडी के लिए एनरोल करना था, एग्जाम देना स्टार्ट कर दें या फिर जेआरएफ का वेट करना चाहिए कि जेआरएफ हो वेट उसके मत बाद करो, में? वेट मत करो। अगर नेट हो जाता है तो पीएचडी की लिए भी आप अप्लाई करो, बल्कि आपका ओनली नेट भी एक बेसिक क्राइटेरिया है प्रोफेसरशिप के लिए। आप ट्राई करो किसी यूनिवर्सिटी में, जब भी नंबर आता है, वैकेंसी निकलती है, अभी भी जैसे बहुत सारी वैकेंसी निकली है अचानक से, ये बार बार नहीं आती वैकेंसी, कभी भी वैकेंसी को आने में 4-4 साल लग जाते हैं। तो इसलिए आपके पास जब भी वैकेंसी आती है, चाहे एडहॉक की, टेम्परेरी की या फिर मेन असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको साथ साथ फिल करो, वहां जाके इंटरव्यू दो। सो बल्कि अच्छी बात है ना, मेन गोल तो यही था प्रोफेसर का, तो ये भी आपका फुलफिल होगा। और अगर कहीं आपकी पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाती है तो वो भी करो। तो फिर अगर पीएचडी में एनरोलमेंट, जेआरएफ क्यों चाहिए? स्टाइपेंड के लिए मेनली जेआरएफ का, और या फिर पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए जेआरएफ से एपीआई स्कोर बढ़ता है। जब आपका पीएचडी एनरोलमेंट हो ही गया है तो फिर भी वो स्कोर ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट एनरोल तो हो गए हो। ठीक है। सो इस टाइप से आप सारी चीजों का बेनिफिट लो, जो चीज आपको मिलती है उसको ऐड ऑन करके अपना एपीआई स्कोर, एवरेज जो स्कोर होता है परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसको इंक्रीज करो, अपने आप को बिल्ड करो, सीवी अच्छा बनाओ। हाँ जी। ओके मैम। ओके। ठीक है। अभी और कुछ तो यस नहीं मैम। पूछना? इफ यू हैव एनी क्वेरी। अभी तो वो स्टार्ट करना है मैम लिखना। ठीक है। सो एट द एंड कुछ अपने व्यूअर्स को समझाना चाह सकते हो कि आपको आज की इस पॉडकास्ट से क्या समझ में आया? तो हम साहू से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आपको क्या लगता है? एनीथिंग आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो, को ऐसा करना चाहिए? मुझे लगता है कि जैसे मैंने छोड़ दिया तो मुझे अब तो छोड़ना नहीं चाहिए, जाना चाहिए चाहे जो भी हो, जाकर इंटरव्यू फेस करके आना चाहिए पहले। ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो भी इंटरव्यू है उसमें मैं जाऊंगा। वेरी गुड। सो बेसिकली आपने अगर छोड़ दिया तो उसके ऊपर रोना भी, मतलब इन द सेंस पछताना भी नहीं है कि ऐसा क्यों कर दिया। जो हो गया उसके वो टाइम, या जो हो चुका होता है ना, ये जो अगर मान लो नेट हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसके ऊपर पास्ट के ऊपर रिग्रेट करने से बेटर है कि अपने प्रेजेंट को संभालो, सो दैट दोबारा रिग्रेट ना करना पड़े। ठीक है, दोबारा उस टेंशन में ना आना पड़े, डिप्रेशन में ना आना पड़े। इसलिए अपने प्रेजेंट को संभालना है, पहले जो हो गया कोई बात नहीं, आज से अच्छे तरीके से करना है। हाँ जी साक्षी। बस मैं यही बता मतलब कहना चाहूंगी कि जो भी टाइम है उसी टाइम पे स्टार्ट करो, मींस आगे का वेट नहीं करना है। मतलब जब भी जिस जिसके लिए भी टाइम मिल रहा है स्टेप बाय स्टेप को करते रहें साथ साथ, और आपको मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करें तो सब कुछ बहुत इजी से हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ जी संचिता जी। मैं भी यही बोलूंगी कि टाइम मैनेजमेंट और टाइम स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कोई भी अपॉर्चुनिटीज छोड़नी नहीं है। जब आपको जो भी मिल रहा है वो आपको बस लूप ऑन कर लेना चाहिए उसको, और अपना जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा रखना चाहिए और रिसोर्सेज ओपन रखनी चाहिए, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ने लगेगी फिर। यही मैंने सीखा आज से तो। वेरी गुड। सो आई होप जो कहानी डिप्रेशन से स्टार्ट हुई थी या टेंशन से स्टार्ट हुई थी,
वो फ्री हो गई है, अब बिंदास तरीके से आप उस पर काम करोगे और अब आप पॉजिटिविटी की तरफ आज आ चुके हैं एंड आई थिंक कि काउंसलिंग का कोई फर्क पड़ा है, ठीक है। यस, हमको एक वे दिख बहुत गया कि बढ़िया। हम कैसे आगे बढ़ना है अब। वेरी गुड, सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में कुछ बन जाइए, अपने पेरेंट्स को, अपने आप को और मुझे भी प्राउड फील कराइए, ठीक है। सो ऑल द थैंक बेस्ट। यू मैम फॉर दिस काउंसलिंग, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव, स्टे ब्लेस्ड एंड हमेशा खुश रहो, मजे में रहो यार। फेस से ये जो स्माइल है, यही तुम्हारी ये जो टोपियां बनती है ना, यही तुम्हें आगे लेके जाएंगी, ठीक है। तो बी हैप्पी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच मैम।